पब्लिक फाइनेंस का मीनिंग क्या होती है? पब्लिक फाइनेंस क्या होता है? पब्लिक का रिसोर्सेज, मासेस का रिसोर्सेज, और उसको कैसे कलेक्ट करना है और कैसे यूटिलाइज करना है। तो पब्लिक फाइनेंस मीन्स रिसोर्सेज ऑफ द मासेस, हाउ दे आर कलेक्टेड एंड यूटिलाइज्ड। ये एक तरीके से फाइनेंस की स्टडीज़ है जो गवर्नमेंट एंटिटीज़ को बिलोंग करती है। मीन्स कैसे गवर्नमेंट एंटिटीज़ फंड्स को क्रिएट करती हैं, रेस करती हैं, कैसे उसका यूज़ करती हैं, इस पूरे प्रोसेस की स्टडी को ही हम पब्लिक फाइनेंस कहते हैं। ये इकोनॉमिक्स की एक ब्रांच है। पब्लिक फाइनेंस क्या है? इकोनॉमिक्स की ही एक ब्रांच होती है। तो बेसिकली हम यहाँ क्या डील करेंगे कि जो गवर्नमेंट एंटिटी है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, या कोई लोकल अथॉरिटी हो, जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं वो इनकम और एक्सपेंडिचर को कैसे मैनेज कर रही होती हैं, कहाँ से इनकम रेज करती हैं, कहाँ उसे खर्च करती हैं, इन सारी चीज़ों की स्टडी ही पब्लिक फाइनेंस कहलाती है। तो इसके साथ ही पब्लिक फाइनेंस सिर्फ यही नहीं है, इसमें ये भी हम पढ़ते हैं या ये भी समझते हैं कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती हैं, जो भी वो फिजिकल पॉलिसीज़ फ्रेम करती हैं, उसका उनकी इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो पब्लिक फाइनेंस में बेसिकली हम, चूँकि इकोनॉमिक्स की एक ब्रांच है, तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे कि इकोनॉमी में जो भी चीज़ें हो रही हैं गवर्नमेंट के थ्रू, फंडिंग को रेस करना या इकोनॉमी पे स्पेंड करना, इकोनॉमी में स्पेंड करने का मतलब पब्लिक पे स्पेंड करना, वो कैसे करना है, गवर्नमेंट जो रूल्स रेगुलेशन बना रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इन सब चीज़ों की स्टडी को ही पब्लिक फाइनेंस कहते हैं। राइट। अब इसकी डेफिनेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो एक डेफिनेशन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है प्रोफेसर डॉल्टन ने दी थी, और प्रोफेसर डॉल्टन ने अपनी बुक प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस में कहा था कि पब्लिक फाइनेंस क्या करता है, इनकम और एक्सपेंडिचर्स, किसकी इनकम और एक्सपेंडिचर्स, पब्लिक अथॉरिटीज़ की इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स को एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट को करना है। तो पब्लिक फाइनेंस इज कंसर्न विद इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज़ एंड विद द एडजस्टमेंट ऑफ वन टू अदर। इनकम और एक्सपेंडिचर्स तो पब्लिक अथॉरिटीज़ का ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ वन टू अदर का मतलब होता है कि जैसे कि मुझे इतना एक्सपेंडिचर करना है, जैसे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि उसको इतना खर्चा करना है, अब उस खर्चा करने के लिए कैसे इनकम रेज करे, तो एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग इनकम को एडजस्ट करना, एक से दूसरे को एडजस्ट करना ही पूरा पब्लिक फाइनेंस है, ऐसा प्रोफेसर डॉल्टन ने अपनी बुक में कहा था। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है जो फिनलिश शिराज की है। फिनलिश शिराज ने कहा था कि पब्लिक फाइनेंस में हम क्या करते हैं, उन प्रिंसिपल्स की स्टडी करते हैं जो कि पब्लिक अथॉरिटीज़ को गाइड करती हैं कि कैसे स्पेंड करो और फंड को कैसे रेस करो। ओवरऑल अगर हम बात करें तो पब्लिक फाइनेंस का बेसिक मतलब होता है, फाइनेंस मीन्स को वोट कि सोर्सेज ऑफ फंड, उसका एक्सपेंडिचर, ठीक है, फंड के बारे में, फाइनेंस के बारे में, मनी के बारे में, रिसोर्सेज के बारे में, तो उसको मैनेज करना, उसको समझना कि कहाँ से रेस करना है, कैसे रेस करना है, गवर्नमेंट कहाँ एक्सपेंड करेगी, कैसे करेगी, और ये सब काम किसको करना है, गवर्नमेंट को। तो जब हम गवर्नमेंट के अथॉरिटीज़ का हम ये देखते हैं कि पैसे कहाँ से रेज हो रहे हैं, कहाँ खर्च कर रहे हैं, उसका एक दूसरे से एडजस्टमेंट करते हैं, किस तरीके से किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए इनकम को रेज करना चाहिए, एक्सपेंडिचर करना चाहिए पब्लिक पे, कब करना चाहिए, इन सब चीज़ों की स्टडी को ही पब्लिक फाइनेंस कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसके स्कोप की। तो जब हम पब्लिक फाइनेंस के स्कोप की बात करते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि इस पूरे पब्लिक फाइनेंस में हम क्या क्या एरिया है जो कवर करेंगे। मीन्स अगर हम पब्लिक फाइनेंस को समझ रहे हैं तो हम किन किन चीज़ों को इसमें कवर करें, कौन चीज़ें इसमें पढ़ी जाएंगी। तो हमने पहले ही देखा कि क्या है ये इनकम और एक्सपेंडिचर, तो बेसिकली यहीं से शुरुआत होती है, पब्लिक रेवेन्यू। उसके अलावा क्या हो गया, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेब्ट, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। ये 5 बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया है जिस पब्लिक फाइनेंस में जिसको डील किया जाता है। तो हम एक एक करके सबको समझेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले पब्लिक रेवेन्यू को। देखिए नाम से समझ में आ रहा है पब्लिक रेवेन्यू। अब यहाँ पे पब्लिक का टर्म जो है आप डिनोट कर रहे हैं, इसका मतलब गवर्नमेंट, पब्लिक से लिए जाने वाला पैसा है ना, मासेस से लिए जाने वाला इनकम, और ये कौन लेगा, गवर्नमेंट। तो पब्लिक रेवेन्यू को बेसिकली आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि गवर्नमेंट की रेवेन्यू, गवर्नमेंट कहाँ से रेवेन्यू पाती है, पब्लिक से रेवेन्यू पाती है, तो गवर्नमेंट की इनकम। तो पब्लिक रेवेन्यू में हम क्या करते हैं, ये क्या है, दिस इज अ स्टडी ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट इनकम। गवर्नमेंट की इनकम जिन जिन सोर्सेज से होती है, कहाँ से हो सकती है, किन किन चीज़ों से उनको इनकम होगी, उन सब चीज़ की स्टडी को ही पब्लिक रेवेन्यू कहते हैं। यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि अगर गवर्नमेंट अपनी इनकम रेज कर रही है तो उस वक्त उनको किस प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए, राइट, जिसे हम बोलते हैं कैनन ऑफ टैक्सेशन। और कैनन ऑफ टैक्सेशन भी पब्लिक फाइनेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये कैनन अक्सर पूछे जाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट कैनन होता है एडम स्मिथ के कैनन, क्योंकि एडम स्मिथ ने ही कैनन ऑफ टैक्सेशन दिया था।
राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया कि हम पब्लिक रेवेन्यू में ये पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ से इनकम हो रही है, गवर्नमेंट इनकम रेज करते वक्त किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करे, और अगर गवर्नमेंट ने जो इनकम रेज़ की है, जिन सोर्सेज से भी रेज़ की है, उसकी क्या मेरिट्स डिमेरिट्स हैं, उसका इफ़ेक्ट इकोनॉमी में क्या पड़ेगा, पब्लिक रेवेन्यूज़ का जो इफ़ेक्ट है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और इसके अलावा जैसे इसका इम्पैक्ट, इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन, इन सब चीज़ों को भी हम पब्लिक रेवेन्यू में स्टडी करते हैं। तो बेसिकली गवर्नमेंट की होने वाली इनकम कहाँ से होगी, कैसे होगी, इनकम कैसे रेज़ करना, क्या प्रिंसिपल्स फॉलो करने, इन सब चीज़ की स्टडी को हम पब्लिक रेवेन्यू कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब क्या हो गया, अब गवर्नमेंट का खर्चा। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तो आपको पता है, आप अपनी कंट्री में देख रहे हैं कि गवर्नमेंट खर्चे कहाँ करती है। हॉस्पिटल बनवा रही है, स्कूल्स बनवा रही है, रोड बनवा रही है, डैम बनवा रही है, डिफेंस पे खर्चा कर रही है, नए आर्म्स वेपन्स खरीद रही हैं। तो ये जो एक्सपेंडिचर्स है वही पब्लिक एक्सपेंडिचर हो गया। तो रिवेन्यू भी वो गवर्नमेंट रेवेन्यू, मतलब गवर्नमेंट कहाँ से पैसे इकट्ठा कर रही है। पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब क्या हो गया, गवर्नमेंट कहाँ पे खर्चा कर रही है। तो बेसिकली पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर फॉर द पब्लिक, लोगों पे क्या एक्सपेंडिचर करने वाली है गवर्नमेंट, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ पे क्या खर्चा हो रहा है, हेल्थ पे क्या हो रहा है, मेडिकल, एजुकेशनल, इन सब पे जो खर्चे होते हैं, जो एक्सपेंडिचर किए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर। राइट। तो यहाँ पे हम क्या स्टडी करेंगे, इस पूरे पब्लिक एक्सपेंडिचर हम क्या पर समझते हैं कि किस तरीके से वो एक्सपेंडिचर्स को क्लासीफाई कर रही है, कौन से प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर है, कौन से अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर हैं। तो इन सारे एक्सपेंडिचर्स को हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, किस तरह से खर्चे करने चाहिए। ठीक है। और अगर हम एक्सपेंडिचर कर रही है, हम मतलब गवर्नमेंट अगर एक्सपेंडिचर कर रही है, तो उन्हें कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए, जिसमें इंपॉर्टेंट होता है कैनन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। कैनन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर वही बताता है कि अगर आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो एक्सपेंडिचर करते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसे फिनलिश रास ने कैनन दिया था, कैनन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर फिनलिश रास ने दिया था, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कैनन होता है आपका। राइट। जिसे कैनन ऑफ सरप्लस, बेनिफिट, ये सब चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। तो हम कैनन पे भी इस पे वीडियो बनाएंगे और उसको डिस्कस कर लेंगे। तो हम यहाँ पे बेसिकली एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ते हैं, स्कोप में पब्लिक एक्सपेंडिचर। इसके अलावा हम यहाँ पे देखते हैं कि पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब जो गवर्नमेंट खर्चे करती है उसका इफेक्ट क्या पड़ता है। जैसे जब हम इफेक्ट की बात करते हैं तो इफेक्ट का मतलब हो गया कि एबिलिटी टू वर्क, सेव एंड इन्वेस्ट, विलिंगनेस टू वर्क, सेव एंड इन्वेस्ट। मतलब गवर्नमेंट खर्चा तो कर रही है, पर उस खर्चे का इफेक्ट इकॉनमी में क्या पड़ रहा है, लोगों पे क्या पड़ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि एबिलिटी टू वर्क, सेव एंड इन्वेस्ट कहता है कि ऐसा खर्चा होना चाहिए कि लोगों की एबिलिटी, काबिलियत बढ़े वर्क करने की, सेविंग करने की, इन्वेस्टमेंट करने की। क्योंकि जब वो काम करेंगे और कमाएंगे तो सेव करेंगे तो इन्वेस्टमेंट करेंगे, और जब ये सब होगा तो इकोनॉमी में डेवलप करेगी। तो ऐसा खर्चा करे गवर्नमेंट, इन चीज़ों पे खर्चा करे जिससे कि लोगों की काबिलियत बढ़े। जैसे हमने स्कूल खोला है ना, स्कूल ओपन करने से क्या हो गया, लोगों की काबिलियत बढ़ेगी। हम इंडस्ट्रीज़ ओपन कर रहे हैं, कंपनीज़ लगा रहे हैं, तो इससे क्या हो गया, लोगों की काबिलियत बढ़ रही है। जैसे मान लीजिए अभी करंट गवर्नमेंट की बात कर ले तो उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर स्किल्स, बहुत सारे उन्होंने योजनाएं, स्कीम्स लॉन्च की हैं। तो स्किल पे काम करें कि लोगों की स्किल बढ़े। तो जब लोगों की स्किल बढ़ेगी तो काबिलियत बढ़ेगी तो वो क्या करेंगे, काम करेंगे तो पैसे कमाएंगे, सेव होगा। अब दूसरा एक्सपेंडिचर जैसे हो गया इफेक्ट, हम देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर विलिंगनेस पे क्या इम्पैक्ट डालता है, विलिंगनेस टू वर्क, सेव एंड इन्वेस्ट। इसका मतलब क्या हो गया कि एक्सपेंडिचर ऐसा होना चाहिए कि जो विलिंगनेस है, लोगों की काम करने की जो इच्छा है वो कम ना हो, उस पर कोई एडवर्स इम्पैक्ट ना पड़े। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने कहा अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देंगे, बेरोजगारी भत्ता जिसे आप कहते हैं, हम अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस बांटेंगे। अब ये अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस अगर बट रहा, अगर 1,000 या 2-2 हज़ार भी एक लोगों के अकाउंट में जाएगा तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो रहा है, एक हैवी अमाउंट पे पैसा चला जा रहा है। अब एक ऐसी जगह पर पैसा जा रहा है जिससे कोई भी प्रोडक्टिव काम नहीं हो रहा। अब अगर आपको बैठे बिठाए पैसे मिलेंगे तो आप में काम करने की इच्छा तो होगी नहीं। तो विलिंगनेस, इससे क्या हो रही है, एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है। और अगर ये यहाँ पे ना बांटा जाता, लोगों की विलिंगनेस कम ना होती, तो उससे क्या होता, उससे वो पैसे कहीं और खर्च होते, तो हो सकता है वो प्रोडक्टिव जगह पे पैसे लग जाते। तो बेसिकली पब्लिक एक्सपेंडिचर हम ये पढ़ते कि अगर आप खर्चा कर रहे हो तो किन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखिए, है ना, उसका इम्फेक्ट क्या पड़ेगा लोगों पे। इन सब बातों को हम पब्लिक एक्सपेंडिचर में स्टडी करते हैं। राइट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं वो पब्लिक डेप्ट। पब्लिक डेप्ट क्या हो गया आपका कि देखिए पब्लिक डेप्ट क्या सिंपल सा मतलब समझिएगा कि जब आप नॉर्मल पर्सन भी हैं, अगर आपका खर्चा ज़्यादा हो और आपके पास इनकम कम होती है तो आप लोन लेते हैं। सिमिलरली अगर हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट का अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और उसके पास रेवेन्यू कम हो रही है, पब्लिक रेवेन्यू कम है ना, सोर्सेस कम है, तो उस केस में क्या होगा आपका,
उस केस में उसको लोन के पास जाना पड़ेगा। तो दैट इज पब्लिक डेप्ट। व्हेन एक्सपेंडिचर एक्सीड्स द रेवेन्यू, गवर्नमेंट विल टेक हेल्प टू डेप्ट टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द कंट्री एंड रन द इकोनॉमी। तो जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, पब्लिक रेवेन्यू कम हो रही है, रेवेन्यू मतलब सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, और मेन सोर्स क्या होता है रेवेन्यू का, पैसे कहाँ से ज़्यादा आते हैं, टैक्स से ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा भी कई सोर्सेज हैं जिसको हम जब पब्लिक रेवेन्यू को डिटेल में पढ़ेंगे तो हम वहाँ पढ़ लेंगे। तो बेसिकली अगर हम यहाँ से टैक्स लगा रहे हैं, अब इतना भी टैक्स हम नहीं लगा सकते हैं कि लोग देना बंद कर दें, है ना दें, या टैक्स जो लगता है उसमें से भी कितने लोग पे करते हैं, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस, ये सब चीज़ें हो रही होती हैं। सो बेसिकली जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो, रेवेन्यू कम हो, तो अब एक्सपेंडिचर है, हमें देश के लिए काम करना ही है, हमें रोड बनवाने ही है, हॉस्पिटल खोलना है, स्कूल खोलना है, एक्सपेंडिचर करना है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बढ़ता है, लोन लेने का। तो जब गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ क्या करती हैं, लोन लेती हैं, तो उसको क्या कहते हैं, पब्लिक डेप्ट। अपने एक्सपेंडिचर्स को मीट आउट करने के लिए जब रेवेन्यू उनकी शॉर्ट पड़ती है और वो उसको लोन के फॉर्म में लेती हैं, दैट इज़ पब्लिक डेप्ट। और पब्लिक डेप्ट में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, जैसे कि क्लासीफाई करते हैं कि आप इंटरनल डेप्ट ले रहे हो या एक्सटर्नल, मतलब आप विद इन अ कंट्री ले रहे हो, आप आरबीआई से ले रहे हो, है ना, अपने सेंट्रल बैंक से ले रहे हो, या अपनी स्टेट गवर्नमेंट से लोन ले रहे हो, तो वो इंटरनल लोन हो गया। आप एक्सटर्नल जा रहे हो, बाहर के देश से मांग रहे हो लोन, IMF से ले रहे हो, वर्ल्ड बैंक से ले रहे हो, तो एक्सटर्नल लोन हो गया, तो वो पब्लिक डेप्ट में हम आ जाता है। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे कि क्या पब्लिक डेप्ट की क्या क्या सोर्सेज है, कहाँ कहाँ से लोन लिया जा सकता है, उसका बर्डन क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, पब्लिक डेप्ट का इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, राइट। पब्लिक डेप्ट का हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं कि कितनी तरह के डेप्ट होते हैं, प्रोडक्टिव डेप्ट है या अनप्रोडक्टिव है, फंडेड है या अनफंडेड डेप्ट है, मतलब ऐसा लोन हम ऐसा ले रहे हैं कि आज हम लोन लिए, उससे खर्चा किए और खर्चा करने से तुरंत इनकम जनरेट होने लगी, तो भाई उसी इनकम से हम लोन को रीपे कर देंगे। पर हमने लोन लिया और खर्चा ऐसी जगह कर दिया जिससे कुछ भी इनकम नहीं जनरेट हो रही है, तो वो अनप्रोडक्टिव हो गया। सो बेसिकली हम यहाँ पे पब्लिक डेप्ट के क्लासिफिकेशंस को भी पढ़ते हैं, साथ में हम ये भी पढ़ते हैं कि अगर लोन लिया है गवर्नमेंट ने तो उसको कैसे पेमेंट करेगी, मेथड ऑफ पब्लिक डेप्ट रीपेमेंट, है ना, अगर लोन लिया गया तो उसको कैसे रीपे किया जाएगा। और इसमें सात मेथड्स इंपॉर्टेंट हैं जो आज जैसे रेपुटेशन हो गया और कैपिटल लेवी वगैरह हो गए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, एनुटी वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, तो हम इन मेथड्स को भी डिस्कस करेंगे, राइट। तो ये हम पब्लिक डेप्ट में देखते हैं। देन हमारा क्या आता है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन स्कोप में। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब अब ये सब चीज़ें जो हो रही है उसको एडमिनिस्टर करने की बात होती है ना। तो अब एडमिनिस्टर करने का मतलब क्या हो गया, भाई रेवेन्यू है, एक्सपेंडिचर है, लोन है, ये सब का आप ऐसे तो कर नहीं लोगे, आप गवर्नमेंट हो, आप ऐसे कभी कभी हाँ मेरा रेवेन्यू काफ़ी है, एक्सपेंडिचर बहुत सही चल रहा है, ऐसे नहीं होता है। हमको क्या करना होता है, उसको बजट बनाना होता है। तो बेसिकली फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में हम क्या स्टडी करते हैं, द प्रिपरेशन, पासिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बजट। बजट की प्रिपेयर करना, बजट का आप जब प्रोसेस पढ़ेंगे आपके इस पूरे पब्लिक फाइनेंस में है, आप अपना देखेंगे सिलेबस, ये जितना भी स्कोप आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे यही आपका सिलेबस है एक्चुअली। तो आप सिलेबस में देखेंगे तो आप बजट पढ़ना होगा, आपका प्रोसेस ऑफ बजट। तो बजट बनने का काम बहुत पहले से शुरू हो जाता है, उसको लोकल अथॉरिटीज़ को दे दिया जाता है कि प्रिपेयर करना शुरू करें। तो बजट कैसे प्रिपेयर होता है, फिर उसको कैसे हम दोनों हाउसेज में पास कराते हैं, फिर उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये सारी स्टडीज़ हम फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में करते हैं। क्या बजटरी पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, राइट। और फाइनेंशियल रिलेशन कैसे जो इंटर गवर्नमेंटल है, मतलब जैसे कि सेंट्रल का, स्टेट का, लोकल अथॉरिटीज़ का, इनका आपस में क्या रिलेशन है, कैसे पॉलिसीज़ को अप्लाई किया जा रहा है, इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ये सब चीज़ें हम फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में स्टडी करते हैं, राइट। इसके अलावा फिजिकल मैनेजमेंट, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिजिकल पॉलिसीज़ जो होती हैं बेसिकली गवर्नमेंट की वो पॉलिसीज़ होती हैं जो इकोनॉमी पे कंट्रोल लगाने के लिए जाती है। जैसे कि हम टैक्स के रेट्स में चेंजेस कर रहे हैं, हम डेफिसिट फाइनेंसिंग करा रहे हैं, डेफिसिट बजट की बात करें, ये सब चीज़ें जो पॉलिसीज़ फ्रेम हो जाती हैं वो सब यहाँ पे आ जाती हैं, राइट। इसके अलावा जो लास्ट और आता है वो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन का आता है, मतलब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना और ग्रोथ करना, ये भी हम पब्लिक फाइनेंस में ही स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का इस तरह से यूज़ करना होता है कि आपकी इकोनॉमी स्टेबल रहे। जो प्राइसेस फ्लैक्चुएट हो रही हैं, लाइक इन्फ्लेशन की सिचुएशन या डिफ्लेशन की सिचुएशन आ रही है, उस पर कैसे कंट्रोल लगाना है, उसके लिए क्या मेजर्स हैं, है ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन पढ़ते हैं, मतलब इकोनॉमी को स्टेबल करना, आपको इसमें जो फ्लैक्चुएशन आ रही है वो सब ना आए, ये भी हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। बेसिकली इकोनॉमिक की ही एक ब्रांच है, तो कहीं ना कहीं हम इकोनॉमिक्स में जैसे रिसोर्सेज होता है ना, उसके एक्सपेंडिचर होते हैं, यूजेस होते हैं, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं, वैसे यहाँ पे ये सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। यहाँ पे सबका माइंडसेट आपका सिर्फ गवर्नमेंट का होगा, गवर्नमेंट कहाँ से पैसे रेज कर रही है, उनको खर्च कैसे करेगी, वो अगर प्रॉब्लम आई, शॉर्टेज हुआ तो लोन कहाँ से लेगी,
अगर उसने लोन लिया तो उसका पेमेंट कैसे करेगी, सब कुछ करने के लिए बजट कैसे बनाएगी, सब कुछ करने इकोनॉमी को कैसे कंट्रोल करेगी, उसमें स्टेबिलिटी कैसे लाएगी, यही पूरा पब्लिक फाइनेंस है। और बेसिकली पूरा सिलेबस इसी स्कोप से डिज़ाइन हो जाता है। हम अपने डेली लाइफ्स में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गुड्स है जिनको यूज़ करते रहते हैं। तो मतलब स्टार्टिंग से लेके पूरे डे में आप देखिए तो हमेशा कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो आप हमेशा इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम कंट्री की बात करते हैं तो बेसिकली वहाँ पे दो तरीके से गुड प्रोड्यूस किए जाते हैं, एक आपका प्राइवेट गुड्स होता है और एक आपका पब्लिक गुड्स होता है, राइट। अब प्राइवेट गुड्स को हम क्या कहते हैं? प्राइवेट गुड्स का मतलब होता है कि वो प्रोडक्ट्स जो मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, जिससे सेल किया जा रहा है प्राइवेट कंपनीज़ के थ्रू टू अर्न अ प्रॉफिट। मतलब अगर जो कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है जिसको प्रोड्यूस किया जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज उसको प्रोड्यूस कर रही हैं इस पर्पस से कि उसकी कंजम्पशंस के बाद उससे वो प्रॉफिट को अर्न कर सके, तो उनको हम क्या कहते हैं? प्राइवेट गुड्स कहते हैं। ये गुड्स कैसे होते हैं? डिविजिबल होते हैं। ये सिर्फ उन्हीं लोगों को मिल सकते हैं जो इसकी प्राइस को पे करें। अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो आपको ये गुड्स नहीं मिलेंगे। सपोज करो एक कंपनी है, उसने अगर कोई प्रोडक्ट बनाया है, मान लीजिए वो कार बना रही है, तो कार आपको तभी मिलेगी जब आप उसकी प्राइस पे करेंगे। प्राइस नहीं पे की आपको नहीं मिल सकता है। तो इसके एग्जांपल हो गए सेल फोन, कार, वर्लपूल, वॉशिंग मशीन, सैमसंग, एसी एक्सेट्रा। तो बेसिकली प्राइवेट गुड्स में क्या चीज़ होती है कि आपको परचेज करना पड़ता है। देयर मस्ट बी परचेज टू कंज्यूम। आपको अगर कंज्यूम करना है तो आपको परचेज करना पड़ेगा। और अगर एक इंडिविजुअल ने इसको यूज़ कर लिया तो दूसरे इंडिविजुअल को इसे कंज्यूम करने का मौका नहीं मिलता है। ये सबसे बेसिक फीचर होते हैं प्राइवेट गुड्स के, राइट। अब हम बात करते हैं कि एक एक फीचर्स को देख लेते हैं कि प्राइवेट गुड्स के क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो क्या होता है इसमें? एक्सक्लूडेबिलिटी होती है, राइट। अब यहाँ पे देखिए एक्सक्लूडेबिलिटी का मतलब क्या होता है? एक्सक्लूडेबिलिटी का मतलब हो गया कि अगर आपको प्रोडक्ट चाहिए तो आपको तभी मिलेगा जब आप उसको पे करेंगे। अगर आपने पे नहीं किया तो आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, मतलब आप एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर मुझे होटल में जाके खाना खाना है तो मुझे खाना होटल में तभी मिलेगा जब मैं उसकी प्राइस पे करूँगी। अगर मैंने प्राइस पे नहीं की तो मैं एक्सक्लूड कर दी गई, वो गुड्स मेरे लिए बना ही नहीं है। तो यहाँ पे जो प्राइवेट गुड्स होते हैं उसमें एक्सक्लूडेबिलिटी का फीचर्स अवेलेबल होता है। अगर कंज्यूमर को ये गुड्स चाहिए, कंज्यूम करना है, तो उसको पे करना पड़ेगा, अदरवाइज वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा इस प्रोडक्ट से, राइट। नेक्स्ट हो गया राइवलरी। राइवलरी का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि अगर एक पर्सन ने, एक कंज्यूमर ने इस प्रोडक्ट को परचेज कर लिया तो उसके कंजम्पशन के बाद ही, उस कंज्यूमर के कंजम्पशन के बाद ही दूसरे को ऑप्शन नहीं मिल सकता। मतलब दूसरा वहाँ पे क्या हो गया? हट जाता है, ऑप्शन से हट जाता है। जैसे इसका एग्जांपल ऐसे समझिए कि अगर मैंने लॉट ऑफ कार, जैसे मैं एक कंपनी हूँ और मैंने 100 कार प्रोड्यूस करवाई है, 100 कार मैन्युफैक्चर करवाई है। तो अब इसमें क्या हो गया? अगर किसी एक कंज्यूमर ने इस एक कार को परचेज़ किया तो अब 99 लोगों के पास ही ऑप्शन है इस कार को परचेज़ करने का। मतलब एक इंडिविजुअल के कंज्यूम करते ही उसमें क्या हो जाता है? दूसरे एक इंडिविजुअल का कंजम्पशन की चांसेस खत्म हो जाती हैं। यहाँ प्रॉपर क्या होता है? राइवलरी होता है। बात क्लियर हो रही है? मतलब अगर एक ने परचेज़ कर लिया तो दूसरा पर्सन उसको अब वापस से परचेज़ नहीं कर सकता क्योंकि वो कंज्यूम हो चुका है। किसी भी चीज़ में, आप किसी भी प्रोडक्ट में देखिए, अगर 100 पीस मैगी के बने हैं, अगर आपने एक कंज्यूम कर लिया तो राइवलरी है, कौन आएगा? 100 बने, किसी 100 को ही मिल सकता है ये। तो अब ये क्या है? कॉम्पिटिशन है, राइवलरी है। जो 100 आएंगे वो लेके जाएंगे। एक ने यूज़ कर लिया तो दूसरे को मिलने का मौका खत्म हो गया। तो यहाँ पे कॉम्पिटिशन होता है, राइट। रिजेक्टेबिलिटी है। रिजेक्टेबिलिटी इन द सेंस कि आप इसकी प्राइस पे कर रहे हैं, है ना। कंज्यूमर अगर इस प्रोडक्ट को आपको चाहिए तो आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा, वरना एक्सक्लूडेबिलिटी हो जाती है, आप एक्सक्लूड कर दिए जाओगे। तो जब आप पे करते हो तो आपके पास ऑप्शन होता है कि ये मेरे पसंद का है या नहीं है, तो कंज्यूमर इसे रिजेक्ट कर सकता है। ये इस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, इस तरह के गुड्स होते हैं जिनको रिजेक्ट करने का ऑप्शन कंज्यूमर के पास होता है अगर वो पसंद नहीं कर रहे हैं तो, है ना। क्योंकि आप प्राइस पे कर रहे हो, मुझे सही नहीं लगा तो मैं नहीं खरीदूंगी। तो ये चीज़ यहाँ पे रिजेक्टेबिलिटी होता है जितने भी प्राइवेट गुड्स होते हैं, राइट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब यहाँ पे आप समझिएगा, जैसे सपोज करिए कि मैं कोल्ड ड्रिंक कंपनी को बिलोंग कर रही हूँ और अब कोल्ड ड्रिंक में मान लो कोको कोला ले रहे थे, तो कोको कोला को बनाने के लिए मुझे शुगर चाहिए, वाटर चाहिए, केन चाहिए था जिसमें हम इसको फिल करके सेल कर रहे थे। तो अब अगर मैंने इन चीज़ों का इस्तेमाल कर लिया कोको कोला को प्रोड्यूस करने में, उसकी एक बॉटल बनाने में, तो बट ऑब्वियस सी बात है अब इन चीज़ों का इस्तेमाल मैं किसी और चीज़ में नहीं कर सकता। मतलब यहाँ पर क्या हो गया? लिमिटेड हो जाता है ना। अगर आपने एक जगह इस्तेमाल कर लिया तो अब वो चीज़ वहाँ कंज्यूम हो गई, अब उसका इस्तेमाल आप दूसरे प्रोडक्ट पर नहीं कर सकते हो। अब ये मत समझिएगा कि जैसे कि 100 है तो एक हमने यहाँ 1 केजी हमने यहाँ इस्तेमाल किया, दूसरे केजी हम कहीं और इस्तेमाल करेंगे। बात ये नहीं है, वो पर्टिकुलर एक केजी जो आपने इस्तेमाल कर लिए, यूज़ कर लिए, वो ख़त्म हो गई है। अब वो कहलाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपने जो कोको कोला की बॉटल बनाने के लिए ग्लास, शुगर, वाटर यूज़
कर लिया उसको प्रोड्यूस करने में, अब आप उसको दूसरे में प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के जो रिसोर्सेज होते हैं, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। ठीक है, ट्रेडेड इन फ्री मार्केट इन द सेंस है कि आराम से आपको चाहिए इस तरह के जो गुड्स होते हैं, प्राइवेट गुड्स जो होते हैं, आप उसे मार्केट में फ्रीली परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। ये फ्री मार्केट में ट्रेड होते हैं, मतलब इसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन या कोई स्पेशल मार्केट की बात नहीं होती है, आप आराम से इसको मार्केट में परचेज सेल कर सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि प्राइवेट गुड्स क्या होता है। ठीक है, प्राइवेट गुड्स मतलब जो चीज़ें मैन्युफैक्चर की जा रही है, जो प्रोड्यूस की जा रही है कंपनी के थ्रू, जिसको सेल किया जाएगा और जिसके लिए कंज्यूमर के पास ऑप्शन होता है कि वो इसको तभी पाएगा जब उसकी प्राइस पे करेगा, अदरवाइज वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। और अगर एक ने कंज्यूम कर लिया तो दूसरे की चांसेस उसे पाने की खत्म हो जाती है। तो राइवलरी यहाँ पे होता है, ये फ्री मार्केट में ट्रेड होता है। और अगर हमने कोई प्रोडक्ट को बनाने में जो चीज़ें इस्तेमाल कर ली, अब वो हम दूसरे में बनाने में इस्तेमाल नहीं कर सकते, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। तो जितना भी आप गुड्स देखते हैं जो मार्केट में प्रोड्यूस हो रहा है, सेल हो रहा है, वो सब के सब प्राइवेट गुड्स में आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं पब्लिक गुड्स की। तो जब हम पब्लिक गुड्स की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या क्या हो गया, कमोडिटीज़ और सर्विसेज दैट बेनिफिट ऑल मेंबर ऑफ सोसाइटी। यहाँ पे वो सारे गुड्स आते हैं जो सभी को हेल्प करते हैं, मतलब सभी के लिए हैं, ऑल ओवर सोसाइटीज़ के बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पब्लिक गुड्स का मतलब हो गया अगर वो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए बनाया जाए तो यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव नहीं होगा, जबकि प्राइवेट गुड्स में हमेशा क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव होता है। इसी से आप इसके डिफरेंस को भी समझ सकते हैं। विच आर ऑफन प्रोवाइडेड फॉर फ्री थ्रू पब्लिक टैक्सेशन। ये फ्री तो दिया जाता है, लेकिन क्यों फ्री दिया जा सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली टैक्सेशन के थ्रू आपसे पैसे ले लिए जाते हैं और तभी आपको फ्री में प्रोवाइड किया जा सकता है। क्योंकि पब्लिक फाइनेंस का पार्ट है तो आप बहुत अच्छे से जान सकते हैं कि गवर्नमेंट रेवेन्यू लेने के लिए आप पर टैक्स इम्पोज करती है या कुछ फाइन्स, फीस, पेनाल्टीज, ये सब चीज़ें क्या करती है, इम्पोज करती है, जिसके बेसिस पे वो क्या करती है, रेवेन्यू जनरेट करती है। अब जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसी से वो आप पे खर्चा करती है, गवर्नमेंट उसी से एक्सपेंडिचर करती है। वही एक्सपेंडिचर सबके लिए होता है ना। अगर गवर्नमेंट ने रोड बनाया तो रोड सबके लिए है, किसी एक के लिए तो है नहीं। तो टैक्सेशन से जो इनकम आई उससे वो सबको बेनिफिट प्रोवाइड करती है। तो ये एक पब्लिक गुड्स का कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाता है। और ये कैसे होते हैं पब्लिक गुड्स के, हम उन्हीं को कहेंगे जो गवर्नमेंट दे रही है, नहीं, जो नेचर से आपको है। मेन मोटिव क्या है, जो सबकी भलाई के लिए, जो सबको अवेलेबल है, जहाँ पे ये एक्सक्लूडेबल वाला फीचर इन्वॉल्व नहीं है कि आप पे करोगे तभी आप इसको यूज़ कर सकते हो, ये वाला चीज़ नहीं है। नेचर की जैसे एयर है, वाटर है, ये सबके लिए अवेलेबल है ना, वो किसी एक के लिए अवेलेबल नहीं है। तो नेचर या गवर्नमेंट के वो प्रोडक्ट जो सभी के लिए अवेलेबल होते हैं, जो बेनिफिट्स के लिए होते हैं, सोशल बेनिफिट्स के लिए होते हैं, उन्हें हम पब्लिक गुड्स की कैटेगरी में रखते हैं, राइट। तो अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट इज नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन डिप्लेटेबल, मतलब नॉन राइवलरल, तो उसको हम पब्लिक गुड्स कह सकते हैं। मतलब यहाँ पे एक्सक्लूडेबल का फीचर अवेलेबल नहीं है। अब एक्सक्लूड का मतलब क्या हो गया कि आप पे करेंगे, प्राइस पे करेंगे तभी आप पाएंगे, अदरवाइज आप एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे। तो पब्लिक गुड्स में ऐसा है क्या, नहीं। आप ऐसा तो कह नहीं सकते कि आपने रोड बनाने के लिए टैक्स दिया था क्या, अगर आप टैक्स नहीं दिए तो आप इस रोड्स पे नहीं चल सकते हैं, है ना। फ्री राइडर्स फिर कहाँ गए, जो गरीब लोग होते हैं जो यूज़ कर रहे हैं रोड को, तो वो लोग कैसे यूज़ कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि वो टैक्स दे रहे हैं। तो यहाँ पे फ्री राइडर है, इसका मतलब नॉन एक्सक्लूडेबल है। गवर्नमेंट ने पार्क बना दिया तो वो सबके लिए है, ऐसा नहीं होगा कि नहीं आप प्राइस पे किए थे, आपके पैसों से, आपने टैक्स दिया था, आपके पैसों से ये पार्क बना इसीलिए आप यूज़ करेंगे, ऐसा तो ऑप्शन नहीं है ना। तो ये नॉन एक्सक्लूडेबल होता है, नॉन राइवल है। पार्क में आप इस्तेमाल कर लिए तो अब वो दूसरे के यूज़ करने के लिए ख़त्म हो गया, ऐसा तो नहीं है। रोड पर आप चल लिए तो दूसरा अब इसको यूज़ नहीं कर सकता, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। एयर आपने इस्तेमाल कर लिया, अब दूसरा उसके लिए हट गया। अब कंपटीशन है कि इतनी एयर ही बची है, अब जितने लोग पहले आएंगे वो इस्तेमाल कर लेंगे, बाकी को नहीं मिलेगा, ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता है, राइट। तो अब हम बात करते हैं कि इस तरह के एग्जांपल्स क्या होते हैं, जैसे पब्लिक पार्क हो गया, सीवर सिस्टम हो गया, नेशनल डिफेंस हो गया, पुलिस प्रोटेक्शन हो गया ना। तो ये सब कैसे है, ये सब पब्लिक गुड्स है, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए होते हैं। अब इनको कलेक्टिव कंजम्पशन गुड्स भी कहा जाता है। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं फटाफट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में आ गया नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी। अब नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी क्या होती है आपको समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक ऐसा नहीं है कि आप पे करोगे तभी आप यूज़ कर सकते हो। अब ये सभी के लिए है, इसका बेनिफिट सभी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पेमेंट के बाद आप फीस पे करोगे उसके बाद ही आप इसे कंज्यूम कर सकते हो, जैसा कि प्राइवेट गुड्स में होता है। तो ये इस बात पे नहीं है, एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल पे ये काम नहीं करती कि तुम्हारी कैपेसिटी है पे करने की तो तभी तुम इसको यूज़ कर पाओगे, इसलिए ये नॉन एक्सक्लूडेबल है। नॉन राइवल कंजम्पशन का मतलब ये हो गया कि कंपटीशन नहीं है कंजम्पशंस के लिए कि पहले और उसे कंज्यूम कर लो अदरवाइज आपको चांस नहीं मिलेगा, राइट। यहाँ पे ये चीज़ें नहीं होती हैं। यहाँ पे जितने लोग भी हैं सभी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक पर्सन टू पर्सन नहीं होता, ये सभी के लिए अवेलेबल होता है, ठीक है। नॉन रिजेक्टेबल, बट ऑब्वियस सी बात है चूंकि आप प्राइस पे नहीं कर रहे हो इसलिए आपके पास ये ऑप्शन भी नहीं कि आप इसे रिजेक्ट करो। आप ये तो नहीं कह सकते कि ये रोड थोड़े से ख़राब है अब मैं इस पर नहीं चलूँगा, रिजेक्ट कर दे, ऐसा तो है नहीं। आप ये काम नहीं कर सकते, ये सीवर सिस्टम मेरे हिसाब से नहीं बना इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं कराया जाएगा,
तो ये चीज़ आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप इसे रिजेक्ट नहीं कर सकते हो। यहाँ का नेचर, ये एयर मुझे अच्छी नहीं लग रही है, मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा, है ना। तो नॉन रिजेक्टेबल है यहाँ पे, आप इसे रिजेक्ट करने का ऑप्शन, क्योंकि आप प्राइस ही नहीं दे रहे हो, आप पे ही नहीं कर रहे हो, तो आप रिजेक्ट कैसे करोगे। फ्री राइडिंग यहाँ ऑब्वियसली अवेलेबल होंगे। फ्री राइडर्स किसे कहते हैं मैंने आपको पहले ही बताया। फ्री राइडर्स मतलब जो बिना किसी पेमेंट के भी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। पेमेंट का मतलब क्या हो गया, जो लोग टैक्स देते हैं उसके बाद गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ को अवेल करते हैं, तो उनको क्या कहते हैं कि भाई वो पे करके पा रहे हैं ना, क्योंकि उन्होंने टैक्स भी दिया, फिर जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करे उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो टैक्स स्लैब में नहीं आते हैं, लेकिन गवर्नमेंट्स की जितनी भी एक्सपेंडिचर हैं जो कि पॉसिबल इसलिए हो पाए क्योंकि टैक्स से रेवेन्यू जनरेट हुई, उन सारे एक्सपेंडिचर को बिना टैक्स उसमें आए बिना भी वो सबका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्री राइडिंग पब्लिक गुड्स में ही पॉसिबल है। प्राइवेट गुड्स में तो प्रॉफिट मोटिव एम ही है, तो अगर बना है तभी तो तुम यूज़ करोगे, अदरवाइज नहीं यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमने पब्लिक गुड्स एंड प्राइवेट गुड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा और डिफरेंस भी बहुत ईजिली है। वो एक्सक्लूडेबल है, ये नॉन एक्सक्लूडेबल, वो राइवल है, ये नॉन राइवल है, ये रिजेक्टेबल है, ये नॉन रिजेक्टेबल है। वो फ्री राइडर वहाँ पे अवेलेबल है ही नहीं है, चांसेस ही नहीं है, यहाँ पे फ्री राइडिंग का चांसेस है। सो आई होप आपको पब्लिक गुड्स एंड प्राइवेट गुड्स क्लियर हुआ होगा। प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज को डिस्कस करेंगे, जो कि दिया गया था हिर्श डॉल्टन के थ्रू। ये पूरा प्रिंसिपल जो है बेसिकली किस चीज़ पर डील करता है कि गवर्नमेंट जो रेवेन्यू चार्ज करती है, गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू होती है, रेवेन्यू के लिए जो टैक्सेस पब्लिक पे चार्ज करती है वो, और गवर्नमेंट उन रेवेन्यू का इस्तेमाल करके जो पब्लिक पे एक्सपेंडिचर करती है, सोसाइटी के लिए जो काम करती है, उन चीज़ों में कैसे बैलेंस हो। मतलब अल्टीमेटली गवर्नमेंट को अगर वो रेवेन्यू ले रही है, टैक्सेस हम पे इम्पोज कर रही है, तो कितना एक्सपेंडिचर करना चाहिए, वो एक्सपेंडिचर किस लिमिट तक होना चाहिए, या हम कब कहते हैं कि सब कुछ सही जा रहा है, एक्सपेंडिचर सही है, आपका रेवेन्यू जो आप रेवेन्यू जनरेट करने के लिए टैक्स चार्ज कर रहे हैं वो सही है। इस बात को, उस पॉइंट को ये डिस्कस करता है प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, इस प्रिंसिपल पे क्या बात कही जाती है कि गवर्नमेंट क्या करती है, अपना रेवेन्यू करने के लिए वो क्या करती है, पब्लिक से मनी को कलेक्ट करती है, और सिमिलरली लोगों के वेलफेयर के लिए वो क्या करती है, उसे स्पेंड करती है। तो उन्हें क्या करना चाहिए कि जो वो स्पेंड कर रही है वो कैसा हो, मैक्सिमाइज हो, जिससे लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। तो बेसिकली क्या हो गया कि व्हेन टैक्सेस आर इम्पोज, जब गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज करती है अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट को पैसे कहाँ से आएंगे, गवर्नमेंट को पैसे आते हैं पब्लिक से, तो पब्लिक पे जो मेजर सोर्स होता है रेवेन्यू का वो टैक्स कहलाता है। और भी तरीके हैं जो कि हम पब्लिक रेवेन्यू के सोर्सेज में देखेंगे, बट बेसिकली टैक्स इंपॉर्टेंट सोर्स होता है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जब गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट करने के लिए टैक्स इम्पोज करती है पब्लिक पे, तो उससे क्या होती है, पब्लिक में डिसयूटिलिटी क्रिएट होती है। डिसयूटिलिटी क्रिएट होने का मतलब समझिएगा, डिसयूटिलिटी क्रिएट होने का मतलब जैसे आप पब्लिक हैं और आपकी इनकम 1 लाख रुपए की थी, और अब गवर्नमेंट ने कह दिया कि उसमें से आप 1,000 रुपये हमें दे दीजिए या 10,000 रुपये हमें दे दीजिए। तो बेसिकली वो जो 10,000 या 1,000 आपको देने पड़े, उससे आपके अंदर क्या हो गया, आप 1 लाख से जो चीज़ खरीद सकते थे, अब आपको क्या होगा, अगर 10,000 आपको गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे तो अब आपके पास सिर्फ 90,000 बचे। आप उसे 90,000 से, उसे 90,000 से कुछ खर्च कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं आप में डिसयूटिलिटी आई, डिससैटिस्फैक्शन आया, क्योंकि आपके पैसे उठा के किसको चले गए, गवर्नमेंट को, जो आपके पैसे थे। आप अगर वो आपके पास होते तो आप उससे और भी खर्चे कर सकते थे, लेकिन क्या हो गया, अब वो उठा के किसको देने पड़ गए, गवर्नमेंट में। तो कहा जा रहा है कि जब टैक्स इम्पोज किया जाता है तो क्या क्रिएट होती है, डिसयूटिलिटी। डिसयूटिलिटी आप समझ रहे हैं, आप उस 10,000 का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाए, आप सिर्फ 90,000 का यूटिलाइजेशन कर पाए, तो वो डिसयूटिलिटी क्रिएट की। और जब एक्सपेंडिचर किया जाता है तो क्या होता है, यूटिलिटी क्रिएट होती है। कैसे, अब आपसे टैक्स ले लिया गया, अब टैक्स लेने के बाद गवर्नमेंट ने उस रेवेन्यू से आप पे ही खर्चा किया, आपके लिए हॉस्पिटल बनवाया, स्कूल बनवाए, है ना, अलग अलग चीज़ों में खर्च किया, रोड दे रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने आपके लिए खर्चे किए। जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, मान लीजिए मैं कहती हूँ हॉस्पिटल बनवाया, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जब बनवाए तो उससे क्या हुआ, यूटिलिटी क्रिएट हुई, आपको फ़ायदा मिलेगा इससे, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल रहेंगे तो अच्छे डॉक्टर्स मिलेंगे, आपको कम पैसों में ही जाके आपकी अच्छे से चेकअप हो जाती है। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट डॉक्टर्स वहाँ पे होते हैं, वो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे पैसे भी कम लगेंगे आपको। तो इससे क्या हो गया, आपकी यूटिलिटी बढ़ी, फ़ायदा आपको मिला। तो जब गवर्नमेंट खर्चा करती है तो उससे क्या क्रिएट होता है, यूटिलिटी। और जब गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आप पर टैक्स इम्पोज करती है तो उससे क्या क्रिएट होती है, डिसयूटिलिटी। तो क्या है, वही चीज़ यहाँ पे कही गई, ये प्रिंसिपल कहता है कि
जब टैक्स लिया गया तो डिसयूटिलिटी क्रिएट हो गई, जब एक्सपेंडिचर किया जाता है तो क्या हो जाती है, आपसे यूटिलिटी क्रिएट होती है। तो गवर्नमेंट को क्या करना होता है, इस रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को, इस यूटिलिटी और डिसयूटिलिटी को एडजस्ट करना पड़ता है। ऐसे एडजस्ट करना पड़ता है कि यूटिलिटी ज़्यादा हो, है ना, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो। इसी चीज़ को क्या कहते हैं, मैक्सिमम प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज कहते हैं, कि यूटिलिटी ज़्यादा हो सके और डिसयूटिलिटी मिनिमम रहे आपको। तो गवर्नमेंट जब भी एक्सपेंडिचर करे उसको फोकस इस चीज़ पे करना चाहिए कि उसने जितना आपसे टैक्स के रूप में चार्ज किया है कम से कम उससे ज़्यादा बेनिफिट वो आपको प्रोवाइड करे। यही बात प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज कहता है, यही डॉल्टन ने कहा। बेसिकली अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज जो कुछ भी है, आप ग्राफ वगैरह सब समझ जाएंगे। आपको फोकस यहाँ पे सिर्फ दो चीज़ पे करना है। प्रिंसिपल जो डॉल्टन ने कहा, उन्होंने कहा कि आपका प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट से पैसे लेने का, पब्लिक से पैसे लेने का और पब्लिक पे खर्चा करने का, इसके लिए एक प्रिंसिपल सेट होना चाहिए। तो उन्होंने कहा प्रिंसिपल कैसे बनाइए आप, हमेशा ध्यान रखिए कि ज़्यादा फायदा पहुंचे, है ना, मैक्सिमम यूटिलिटी क्रिएट हो। मैक्सिमम यूटिलिटी का मतलब हो गया कि एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो और आपका जो डिसयूटिलिटी क्रिएट हो रहा है, मतलब आप जो रेवेन्यू के फॉर्म में टैक्स उनसे ले रहे हो वो कम लिया जाए। ऐसा ना होने पाए कि पब्लिक को लगे कि वो एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं। हमसे 10,000 ले लिया, अगर वो 10,000 मेरे पास होते तो मैं उससे बहुत कुछ कर सकता था, और गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, तो वो मेरे लिए क्या हो गया, डिससेटिस्फैक्शन आ गया। तो डिससेटिस्फैक्शन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज कह रहा है एक्सपेंडिचर उस लिमिट तक करना चाहिए जिस लिमिट तक इनका डिससेटिस्फैक्शन काउंटर बैलेंस हो जाए, राइट। अब हम आगे इस चीज़ को देखते हैं ग्राफ के थ्रू। तो यहाँ पे आप ग्राफ देख रहे हैं, यहाँ पे एक ग्राफ गया है एमएसएस का, दूसरा ग्राफ गया एमएसबी का, मार्जिनल सोशल सैक्रिफाइस, मार्जिनल सोशल बेनिफिट, ठीक है। तो यहाँ पे जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में जब हम बात करेंगे टैक्सेस की, तो जब हम टैक्स की बात करेंगे तो वहाँ पे ये वाई एक्सिस क्या डिनोट करेगा, सैक्रिफाइस को। जब हम बात करेंगे बेनिफिट्स की, एमएसबी की बात करेंगे, तो वहाँ पे ये वाई एक्सिस क्या डिनोट करेगा, बेनिफिट्स को। और यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है वो हमें बता रहा है कि कितना यूनिट ऑफ मनी स्पेंड की जा रही है, राइट। टैक्स के फॉर्म में कितनी यूनिट ऑफ मनी चार्ज की जा रही है, और अगर एक्सपेंडिचर वाली बात करेंगे, बेनिफिट की बात करेंगे, तो वहाँ पे हम क्या इसको किस फॉर्म में एक्स एक्सिस को रीड करेंगे कि कितना स्पेंड, कितना यूनिट ऑफ मनी खर्च की जा रही है, ठीक है। तो ये पूरा बेसिकली ग्राफ बन रहा है। अब इस ग्राफ को और अच्छे से समझते हैं। तो डॉल्टन ने क्या कहा कि पब्लिक एक्सपेंडिचर इस तरह से किया जाए कि जो एडवांटेज है, किस चीज़ का एडवांटेज, कि पब्लिक एक्सपेंडिचर जो किए जा रहे हैं, है ना, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए जो काम किए जा रहे हैं, वो काउंटर बैलेंस कर दे, किस चीज़ को बैलेंस कर दे, किस चीज़ को, जो उनसे चार्ज किया जा रहा है रिवेन्यू जनरेट करने के लिए, उनसे टैक्स के फॉर्म में जो चार्ज किया जा रहा है, उन दोनों को जो इक्वल कर दे, वो क्या कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज कहलाता है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि कौन सा पॉइंट होगा, कहाँ पे हम कहेंगे कि हाँ ये प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज को अचीव कर लिया गया, ये सही है, यहाँ पे मैक्सिमम बेनिफिट मिल रहा है, कब हम कहेंगे, तो हम उसके लिए क्या कहते हैं कि देखिए दो कर्व हो गए। तो मार्जिनल सोशल सैक्रिफाइस, सोशल सैक्रिफाइस समझिए, मार्जिनल सोशल सैक्रिफाइस का मतलब सैक्रिफाइस कब करेंगे आप, जब आपसे पैसे लिए जाएंगे, पब्लिक से पैसे लिए जाएंगे। पब्लिक से पैसे लिए जाने का मतलब उन पर टैक्स लगाया गया, गवर्नमेंट की रेवेन्यू जनरेट हुई, तो वो क्या किए, सैक्रिफाइस किए, तो आपका क्या क्रिएट हुआ, डिसयूटिलिटी क्रिएट हुआ। तो जहाँ पे मार्जिनल सोशल सैक्रिफाइस है ना, मतलब मार्जिनल डिसयूटिलिटी है, इसका मतलब और इंटरप्रेट करें तो उसको, इसका मतलब गवर्नमेंट ने टैक्स चार्ज किया, इसका मतलब गवर्नमेंट ने रेवेन्यू जनरेट की। जब ये चीज़ कट करती है, जिस पॉइंट पे कट करती है, किसको कट करती है, मार्जिनल सोशल बेनिफिट कर्व को। मार्जिनल सोशल बेनिफिट कर्व मतलब क्या हो गया, इसका इंटरप्रिटेशन देखिए, ऐसी चीज़ जिससे सोसाइटी को बेनिफिट मिले। कब बेनिफिट मिलेगा, जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होगा, पब्लिक एक्सपेंडिचर होगा, राइट। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर, और जब पब्लिक एक्सपेंडिचर होगा तो उससे क्या क्रिएट होगी, यूटिलिटी, आपको फायदे मिलेंगे, है ना, तो यूटिलिटी क्रिएट होगी। तो जिस पॉइंट पे आपका डिसयूटिलिटी और यूटिलिटी बैलेंस हो जाए, जिस पॉइंट पे वो कट करती हो, इंटरसेक्ट करती हो, वही पॉइंट क्या कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज कहलाता है, राइट। अब देखिए यहाँ पे इस एक एक पॉइंट को हम अच्छे से समझेंगे। जैसे देखिए मार्जिनल सोशल सैक्रिफाइस दिख रहा है, MSSS, राइट। ये क्या हो गया, MSS क्या हो गया, मार्जिनल सोशल सैक्रिफाइस कर्व हो गई। अब ये कैसे है, अपवर्ड स्लोपिंग है, ऊपर को इंक्रीज कर रही है। इसका इंटरप्रिटेशन समझिए, इस ग्राफ का इंटरप्रिटेशन समझिए, क्योंकि जब एग्जाम में आता है तो आपको लिखना होगा ना कि क्या होता है, और फिर उसके बाद ग्राफ बनाएंगे, आप उस ग्राफ को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद आप इसके डिसएडवांटेज वगैरह मेंशन कर सकते हैं।
तो ये अपवर्ड एमएसएस क्या है, अपवर्ड स्लोपिंग है ना, ऊपर जा रहा है ये कर्व सोशल सैक्रिफाइस का। जैसे ही आप सोशल सैक्रिफाइस सुन रहे हैं आपके दिमाग में तुरंत ये चीज़ होनी चाहिए, क्लिक करनी चाहिए कि ये टैक्स के बारे में बात कर रहा है ना, ये बात कर रहा है कि गवर्नमेंट हमसे टैक्स ले रही है, तभी तो मेरा सैक्रिफाइस हो रहा है, हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं पैसे। तो ये कैसा होगा, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा। इसका मतलब क्या हो गया, it implies that the social sacrifice per unit of taxation goes on increasing with every additional unit of money raised। अब यहाँ पे देखिए x एक्सिस पे क्या आ रहा है, यूनिट ऑफ मनी स्पेंड, ठीक है, या फिर टैक्स्ड। तो यूनिट ऑफ मनी जो आपसे चार्ज की जा रही है, अगर हम अभी सोशल सैक्रिफाइस के पॉइंट को पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे टैक्स के पॉइंट को पढ़ेंगे कि हर एक यूनिट ऑफ मनी जो आपसे चार्ज की जा रही है इन फॉर्म ऑफ टैक्स। तो जैसे जैसे आपसे टैक्स ज़्यादा लिया जाएगा, यूनिट ऑफ मनी इंक्रीज करेगी, टैक्स इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे ये इंक्रीज करेगा वैसे वैसे आपका क्या इंक्रीज करेगा, आपका सैक्रिफाइस भी इंक्रीज करेगा। हम वाई एक्सेस पे किसको पकड़ेंगे, सैक्रिफाइस को, क्योंकि हम इस वक्त इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं सोशल सैक्रिफाइस को, मार्जिनल सोशल सैक्रिफाइस कर्व को इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो जब एमएसएस को इंटरप्रेट कर रहे हैं तो हमारे एक्स एक्सेस पे क्या इंटरप्रिटेशन जाएगी कि यूनिट ऑफ मनी स्पेंड जाएगी, नहीं, टैक्सेस, जो टैक्स चार्ज की जा रही है। तो हर एक एडिशनल मनी की यूनिट को चार्ज करने से, टैक्स के फॉर्म में आपसे लेने से, जितना ज़्यादा वो इंक्रीज करेगा, हम जितना ज़्यादा आपसे टैक्स लेंगे उतना ही आपका सैक्रिफाइस कभी बढ़ता जाएगा। तो इधर सैक्रिफाइस बढ़ता जा रहा है, इधर यूनिट ऑफ मनी, जैसे जैसे टैक्स लेते जाओगे सैक्रिफाइस आपका बढ़ता चला जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिविटी बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए जो मार्जिनल सोशल सैक्रिफाइस का कर्व वो कैसा है, अपवर्ड। आप अपवर्ड देखेंगे, इसको ग्राफ पे बनाएंगे, देखेंगे जैसे जैसे ऊपर ये बढ़ रहा है नीचे नीचे आपका टैक्स भी बढ़ता जा रहा है। तो टैक्स बढ़ रहा है इसलिए आपका सैक्रिफाइस भी बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है, इसलिए कर्व कैसा हो गया, अपवर्ड स्लोपिंग हो गया। अब बात करते हैं एमएसबी की, मार्जिनल सोशल बेनिफिट। तो जब मार्जिनल सोशल बेनिफिट कर्व की बात करेंगे तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, राइट। अब जब एमएसबी को इंटरप्रेट करेंगे तो वाई एक्सेस पे किसको पकड़ेंगे, बेनिफिट्स को रीड करेंगे, और एक्स एक्सेस पे किसको रीड करेंगे, एक्स एक्सेस पे रीड करेंगे कितनी मनी, हर यूनिट ऑफ मनी, एक एक मनी की जो यूनिट है वो खर्च की जा रही है, स्पेंड बाय द स्टेट, ठीक है। यहाँ टैक्स का नहीं, मनी जब से चार्ज नहीं किया जाए, हर एक एडिशनल मनी जो आपसे चार्ज की जा रही है वो नहीं, हर एक एडिशनल रुपीज़ जो आप पे खर्च की जा रही है, स्पेंड बाय द स्टेट, है ना, गवर्नमेंट, स्पेंड बाय द गवर्नमेंट। तो हम एक्सेस पे इसको रीड करेंगे और वाई एक्सेस पे बेनिफिट को रीड करेंगे। अब इसका मतलब क्या हो गया, डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब समझिए। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्या इंप्लाई कर रही है, दैट द सोशल बेनिफिट पर यूनिट डिमिनिशेस एज द पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस। तो जैसे जैसे आपका गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ता जाएगा, यूनिट ऑफ मनी एक्सपेंडिचर पे बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे बेनिफिट्स घटता चला जाएगा। अब यहीं पे आपको कंफ्यूजन आती है। अब इस बात को बहुत क्लियरली समझेंगे। आपका क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए कि जब हम ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे तो हमारा बेनिफिट भी तो ज़्यादा होगा, है ना। अगर हम पैसा ज़्यादा खर्च करें, गवर्नमेंट ज़्यादा एक एक एक्स्ट्रा यूनिट इंक्रीज कर रही है, हम पे खर्च कर रही है, एक्सपेंडिचर कर रही है, तो हमारा बेनिफिट भी बढ़ना चाहिए, ना कि घटना चाहिए। लेकिन डाउनवर्ड स्लोपिंग क्या इंटरप्रेट कर रहा है कि अगर एक्स एक्सिस पे बढ़ता चला जाएगा तो वाई एक्सिस घटती हुई चली आ रही है ना। तो यही इंटरप्रिटेशन जा रहा है। तो अब इसका मतलब कैसे हो गया, इसका मतलब समझिए, जैसे सपोज करिए कि अगर आपके पास 10,000 रुपये हैं, इसको गवर्नमेंट के पॉइंट से बाद में समझेंगे, पहले आप एक ऐसे नॉर्मल समझिए कि अगर आपके पास 10,000 रुपये है और आप मार्केट जाते हैं, ठीक है, मार्केट आप शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, तो टोटल आपके पास पैसे कितने, 10,000, और आप शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं। अगर आपने 6,000 रुपये खर्च कर दिए, कोई भी एक ड्रेस परचेज कर ली और 6,000 रुपये खर्च कर दिए, अब आपके पास जितना भी, अब आपने 1,000 और खर्चा कर दिया, एडिशनल यूनिट बढ़ाई, पैसे और एक्स्ट्रा खर्च किए, तो आपने बस 7,000 खर्च कर दिया। लेकिन अब आपको बेनिफिट कितने यूनिट का मिल सकता है, अब बेनिफिट आपको 7,000 का मिलेगा, नहीं, बचे हुए अमाउंट 3,000। अब एडिशनल बेनिफिट आपको कितने का मिलेगा, 3,000 का मिल सकता है। जितना खर्चा आप कर देंगे तो आपका बेनिफिट का एक्सपेक्टेशन, बेनिफिट और जो मिलना था आपको, वो कम होता चला जाएगा। जब आपने 10,000 का था आपका पूरा पैसा, तब आपके बेनिफिट ज़्यादा थे, आपने यूनिट ऑफ मनी स्पेंड नहीं की थी, कोई भी पैसा खर्च नहीं किया था। तो सपोज करिए कि आप ओ और एक्स एक्सिस पे ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं पेन और सर्कल यूज़ नहीं कर पा रही हूँ। सो बेसिकली अगर ओ और एक्स एक्सिस में समझिएगा तो यहाँ पे एकदम हम ओ एक्सिस के नियर हैं, तो हमने मनी बिल्कुल स्पेंड नहीं किया, हम 10,000 लेके पहुँचे, 10,000 पे हैं। उस वक्त हमारा बेनिफिट का स्कोप कितना होगा, एकदम ए पे होगा, सबसे हाई होगा, जहाँ पे ए एक्सिस आपको दिख रही है, ए पॉइंट, वहाँ पे होगा बेनिफिट एकदम ज़्यादा। 10,000 मेरे पास है, मतलब 10,000 से कुछ भी खरीद सकती हूँ, बहुत सारा बेनिफिट मेरे सामने दिख रहा है। अब जैसे जैसे मैंने 10,000 को खर्च करना शुरू किया, मैंने 6,000 खर्च कर दिया, तो अब मेरा बेनिफिट पाने का रास्ता भी तो कम हो गया। अब मैं कितना बेनिफिट और पा सकती हूँ, सिर्फ 4,000 रुपये से।
तो जैसे जैसे यूनिट ऑफ मनी मैं खर्च करती चली जाऊंगी, बेनिफिट पाने की जो एक्सपेक्टेशन है वो भी कम होती चली जाएगी। यूनिट ऑफ मनी जितनी आप स्पेंड करते जाओगे, बेनिफिट का अमाउंट उतना ही घटता चला जाएगा। अब बात क्लियर हो रही है? दैट्स वाई ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ठीक है, तो अब एक बार वापस से मैं क्रक्स समझा देती हूँ, फिर से समझिएगा कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज है, ये कहता है कि आप पब्लिक से चार्ज कर रहे हो टैक्स, तो जब पब्लिक से टैक्स चार्ज कर रहे हो तो उनको उतना बेनिफिट भी दो, है ना, तभी उनको ये लगेगा कि वो एक्सप्लॉइट नहीं किए जा रहे हैं। अगर उनसे 10,000 रुपये टैक्स लिया गया तो उनको उससे ज़्यादा बेनिफिट दिया गया। तो आखिर बात उठ के ये आती है कि खर्चा करें कितना, एक्सपेंडिचर कितना हो कि जब उनको लगे कि वो सेटिस्फाइंग है, जब ये लगे कि उनको एक्सप्लॉइट नहीं किया गया, जब ये जस्टिफाई लगे कि टैक्स जितना लिया गया बिल्कुल सही है, तो उस लेवल तक आपको एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। तो वो पॉइंट कौन सा है? कब हम कहेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज है? कब हम कहेंगे कि गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर इतना ज़्यादा किया है कि उनका जो उन्होंने टैक्स चार्ज किया वो जस्टिफाई हो गया है। यही मेन बात है। तो इस बात को समझाने के लिए क्या कह दिया गया? इस बात को समझाने के लिए कहा गया कि जिस पॉइंट पे आपका सैक्रिफाइस और आपका बेनिफिट इक्वल हो जाए, आपकी डिसयूटिलिटी आपकी यूटिलिटी इक्वल हो जाए, उसी पॉइंट को हम कहेंगे कि यही एक्सपेंडिचर का पॉइंट होना चाहिए, इतना एक्सपेंडिचर आपको करना चाहिए। यही प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज है। उसके बाद हमने आपसे कहा कि MSS कर्व, मार्जिनल सोशल सैक्रिफाइस कर्व, कैसा है? अपवर्ड स्लोपिंग है। इस अपवर्ड स्लोपिंग का मतलब कैसे है? इस अपवर्ड स्लोपिंग का मतलब है कि जितना अगर एडिशनल यूनिट आप पे टैक्स के फॉर्म में चार्ज की जाएगी, उतना ही आपका सैक्रिफाइस भी बढ़ता चला जाएगा। आपका ज़्यादा पैसा चार्ज कर लिया गया आपसे, तो आपका डिससैटिस्फैक्शन, सैक्रिफाइस आपका ज़्यादा हो गया। कम पैसा टैक्स के फॉर्म में लिया गया तो आपका सैक्रिफाइस भी कम हुआ। तो जैसे जैसे आपकी यूनिट आप पे टैक्स ज़्यादा बढ़ेगी, यूनिट ऑफ मनी इंक्रीज करेगी, वैसे वैसे आपका सैक्रिफाइस भी इंक्रीज करता चला जाएगा। दैट्स वाई अपवर्ड स्लोपिंग। MSB डाउनवर्ड स्लोपिंग जाएगी। क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग जाएगी? इसका इंप्लाइज क्या होता है कि जितनी एडिशनल यूनिट मनी वो स्पेंड करती जाएगी, खर्चा करती चली जाएगी, तो अब उसके पास बेनिफिट पाने का जो अमाउंट है वो घटता चला जाएगा। तो जितनी यूनिट एडिशनल यूनिट वो खर्च इंक्रीज करेगी, एक्सपेंडिचर जो इंक्रीज करती चली जाएगी, तो बेनिफिट पाने का जो अमाउंट है वो डिक्रीज करता चला जाएगा। दैट्स वाई ये डाउनवर्ड स्लोपिंग का है। तो अब प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज कहाँ होगा? तो MSS और MSB जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम क्या कह रहे हैं? P। तो P क्या कहलाता है? ऑप्टिमम लिमिट ऑफ स्टेट फाइनेंशियल एक्टिविटी। ऑप्टिमम मतलब बैलेंस्ड अमाउंट है, इतना खर्चा अमाउंट को इतना फाइनेंशियल एक्टिविटी गवर्नमेंट को परफॉर्म करनी चाहिए, यहाँ तक वो पब्लिक पे एक्सपेंडिचर करे। तो बेसिकली अंडर द कंडीशन ऑफ MSS इक्वल टू MSB इज द मैक्सिमम सोशल एडवांटेज इज अचीव्ड। तो ये P वाला पॉइंट इतना अगर आपने कर लिया तो हम मानेंगे कि आपने प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज को अचीव कर लिया है। राइट, यहाँ तक क्लैरिटी आ गई। तो अब हम डिसएडवांटेज की बात करें कि आखिर इसमें प्रॉब्लम कहाँ है। ठीक तो है प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, तो अब यहाँ प्रॉब्लम क्या क्या है इसकी? पहली बात तो आप यूटिलिटी को कि मैंने कितना डिससेटिस्फाई कर लिया या मैं कितनी सैक्रिफाई मतलब मुझे कितनी इसके फ़ायदे मिल गए, आप फ़ायदे को क्वांटिटी में मेज़र नहीं कर सकते हो, जबकि एक्सपेंडिचर क्वांटिटी में होता है, टैक्स क्वांटिटी में जाता है, पर यूटिलिटी को हम कभी भी क्वांटिटी में मेज़र नहीं कर सकते। मैंने कितना उपयोग किया, इसका फ़ायदा कितना उठाया, वो क्वांटिटी में मेजरेबल नहीं है, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज हम ये कह सकते हैं कि हम वही चीज़ सेम चीज़ हम कह सकते हैं कि यूटिलिटी और डिसयूटिलिटी को क्वान्टिफाई नंबर में अगर कन्वर्ट करना भी चाहे तो हमारे पास कोई ऐसा टूल्स और टेक्निक्स अवेलेबल नहीं है, कोई भी इफेक्टिव मींस नहीं है जिसके बेसिस पे हम यूटिलिटी और डिसयूटिलिटी को हम क्वांटिफाई कर पाएं, है ना। इतना मेरा डिससेटिस्फैक्शन इससे क्रिएट हुआ। अगर आपने 10,000 रुपये मुझसे ले लिए तो मेरा इतना अमाउंट डिससेटिस्फाई हुए हैं हम, ये अमाउंट में, इसको क्वांटिटी में हम कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। फिर हम क्या कह रहे हैं, इट इज़ डिफिकल्ट टू मेजर द टैक्स बर्डन, किस पर्सन पे टैक्स बर्डन कितना पड़ रहा है हम ये भी नहीं कह सकते। जैसे हमने ये तो कह दिया कि भाई अगर आप टैक्स लेते हो तो डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट होता है ना, सैक्रिफाइस हम करते हैं, पर किस पे कितना बर्डन पड़ रहा है। जैसे मेरी इनकम मान लीजिए 10 लाख की है और अगर मेरा टैक्स रेट आया 1 लाख रुपया, तो 10 लाख कमा रहे हैं, 1 लाख का टैक्स दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मेरी इनकम है 1 लाख रुपया और मुझे 10,000 का टैक्स देना पड़ा, तो मेरे लिए 10,000 रुपये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, है ना, क्योंकि मेरी इनकम भी कम है। तो टैक्स का बर्डन आप पे कितना इम्पैक्ट डालता है ये मेज़र कर पाना मुश्किल है, क्योंकि वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, राइट। तो ये चीज़ भी यहाँ पे हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। और इसके डिसएडवांटेज में अगर हम बात करें तो क्या हो गया, देखिए यूटिलिटी क्या है। यूटिलिटी जब आप गवर्नमेंट पे, जो गवर्नमेंट खर्चा करती है ना, तो वो मैक्रो इशू है। मैक्रो मतलब सारे लोगों के लिए है, भाई हॉस्पिटल बना तो बहुतों के लिए बना, है ना, रोड बन रहे बहुतों के लिए बन रहा है, डैम बन रहा सबके लिए फ़ायदा देगा, इलेक्ट्रिसिटी आएगी उससे तो सबके लिए फ़ायदा हो रहा है
है ना। तो जो गवर्नमेंट स्कूल बन रहा तो सबको दे रहा, तो जो गवर्नमेंट के खर्चे ना वो माइक्रो इश्यूज है, उसका फायदा बहुतों को जाएगा। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटिविटी की बात करते हैं वो माइक्रो लेवल पे है, क्योंकि टैक्स पर्टिकुलर एक एक इंडिविजुअल पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो हम दोनों चीज़ों में काउंटर बैलेंस कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल लेवल पर डील करता है और एक ग्रुप लेवल पर डील करता है ना। हॉस्पिटल बन गया तो उसका इंडिविजुअल बेनिफिट मुझे नहीं मिल रहा है ना। स्कूल बन गया तो उसका इंडिविजुअल बेनिफिट मुझे नहीं मिल रहा, पर हाँ टैक्स मुझसे इंडिविजुअली जा रहा है। तो ये इन दोनों को हम बैलेंस करके कह दें कि हाँ भाई यही प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज है, ये इस थ्योरी की प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, ये मैथोडोलॉजिकली रॉन्ग है ये चीज़, ठीक है। और ये इक्विमार्जिनल प्रिंसिपल को भी अप्लाई नहीं करता है। सो आई होप आपको प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज क्लियर हो गया। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखेंगे तो चीज़ें बहुत ईजिली हो जाएंगी। अब हम इसके आगे हम ये भी देखेंगे कि डॉल्टन ने कुछ टेस्ट दिए थे। हम कब कहते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज अचीव हुआ, हम कब कहते हैं कि पब्लिक एक्सपेंडिचर जस्टिफाइड है, उसको कहते हैं डॉल्टन टेस्ट। तो हर्ष डॉल्टन ने प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मार्जिनल सोशल सैक्रिफाइस हमेशा इक्वल होनी चाहिए मार्जिनल सोशल बेनिफिट के, राइट। मतलब जब अगर गवर्नमेंट टैक्स ले रही है तो उस टैक्स से, उस रेवेन्यू से जो वो एक्सपेंडिचर कर रही है पब्लिक के ऊपर, वो काउंटर बैलेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे इस टेस्ट में डॉल्टन ने कहा कि कब हम कहेंगे कि कोई भी गवर्नमेंट प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज को अचीव कर रही है, ये चेक करने के लिए उन्होंने ये टेस्ट बताए हैं, ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज क्या होता है इन डिटेल हमने वीडियो में डिस्कस किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो इन्होंने टेस्ट के लिए क्या कहा कि अगर कोई गवर्नमेंट है जो टैक्स और एक्सपेंडिचर कर रही है और इन टेस्ट को फुलफिल कर रही है, इन टेस्ट में जो बातें कही गई हैं, इन नॉर्म्स को फुलफिल कर रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि उनका जो इनकम और एक्सपेंडिचर का क्राइटेरिया है वो प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज के अकॉर्डिंग है। तो आप चाहे आपकी कंट्री की गवर्नमेंट, आपकी रनिंग गवर्नमेंट हो, आप उस गवर्नमेंट की जो वर्किंग है उनके एक्सपेंडिचर्स को आप इस टेस्ट के बेसिस पे चेक कर सकते हैं, क्योंकि हर्ष डॉल्टन ने कहा था कि अगर ये टेस्ट के क्राइटेरिया को फुलफिल किया जा रहा है तो मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज अचीव किया जा रहा है। और ये काफ़ी सही होता है। इसका मतलब होता है कि आप जो सेक्रीफाइस लोग कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ टैक्स, उससे आप बीइंग इन गवर्नमेंट आप उनको उतना ही बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसा हो रहा है कि नहीं, एक्सपेंडिचर सही है कि नहीं, टैक्स कहीं ज़्यादा तो नहीं लिए जा रहे हैं। अगर ये टेस्ट नॉर्म्स पूरे हो रहे हैं तो इसका मतलब कि ये प्रिंसिपल अचीव किया जा रहा है, राइट। तो ये टेस्ट क्या होता है, 3 फॉर्म में 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट कैटेगरी क्या होती है, प्रिजर्विंग अगेंस्ट इंटरनल डिसऑर्डर एंड एक्सटर्नल अटैक्स। अगर आपके एक्सपेंडिचर्स इस तरह किए जा रहे हैं जिसकी वजह से आपकी कंट्री इंटरनली स्ट्रांग हो रही है, मींस इंटरनली उनमें रूल्स एंड रेगुलेशन को फ्रेम किया जा रहा है, कोई डिसऑर्डर हो रहा है, कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, उसको ख़त्म करने के लिए अगर इंटरनली आपकी कंट्री के लॉ एंड ऑर्डर्स को मेंटेन करने के लिए एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, या एक्सटर्नल अटैक से, जैसे वॉर वगैरह की सिचुएशन जो हम देख भी रहे हैं, इस तरह से सिचुएशन से बचने के लिए अगर आपकी कंट्री में एक्सपेंडिचर हो रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि वो एक्सपेंडिचर जस्टिफाइड है और वो प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज के अकॉर्डिंग ही है। कहने का मतलब है कि अगर खर्चा आपकी सिक्योरिटी पे किया जा रहा है, आपकी सिक्योरिटी मतलब कंट्री की सिक्योरिटी पे किया जा रहा है, फॉर एग्जांपल अगर एक्सपेंडिचर पुलिस पे किए जा रहे हैं जो लॉ ऑर्डर मेंटेन करते हैं, जेल पे किया जा रहा है, कोर्ट पे किया जा रहा है, जजेस पे किया जा रहा है, आर्मी पे किया जा रहा है, आर्म्स इंडस्ट्रीज़ पे मतलब जो आपके वेपन्स वगैरह हैं, है ना, जैसे रॉकेट, मिसाइल्स, इन सब चीज़ों को परचेज करने में या उन चीज़ों पे एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, तो इस तरह की चीज़ों पे अगर एक्सपेंडिचर किया जा रहा है तो वो एक्सपेंडिचर क्या कहलाएगा कि वो एक्सपेंडिचर जस्टिफाइड है, राइट। उसका बेनिफिट सबको मिलेगा। तो वो अगर टैक्स के फॉर्म में ये एक्सपेंडिचर किया गया तो एक्सपेंडिचर प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज को अचीव करता है, राइट। तो सोशल सिक्योरिटी को, अगर नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए एक्सपेंडिचर किया जा रहा है तो वो जस्टिफाइड है। सेकंड टेस्ट कहते हैं कि सेकंड, अगर जो एक्सपेंडिचर किया जा रहा है उससे प्रोडक्शन इंप्रूव करनी चाहिए, है ना, प्रोडक्शन इंप्रूव करनी चाहिए। अगर प्रोडक्शन इंप्रूव कर रही है, ऐसा कोई भी खर्चा जिसकी वजह से प्रोडक्शन इंप्रूव कर रही है, तो वो प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज को अचीव कर रही है। अब प्रोडक्शन इंप्रूव करने का क्या मतलब हो गया, इंक्रीज इन प्रोडक्टिव एफिशिएंसी। मतलब आपका गवर्नमेंट का खर्चा ऐसा है जिससे प्रोडक्टिविटी, जो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी है, लोगों की काबिलियत है, एबिलिटी है ना, विलिंगनेस है वर्क करने की, वो इंक्रीज कर रही है, तो एक्सपेंडिचर सही है। प्रोडक्टिव एफिशिएंसी से जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने खर्चा करके स्कूल्स बनाए,
है ना, या हॉस्पिटल बहुत सारे बना रही है। तो अगर बहुत सारे स्कूल्स बना रही है तो बट ऑब्वियस सी बात है वो लोगों को एजुकेट कर रही है, कॉलेजेस बना रही है, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स बना रही है, तो वो लोगों को एजुकेट कर रही है, उनकी कैपेबिलिटी इंक्रीज कर रही है, स्किल्स को इन्हांस कर रही है। अगर स्किल इन्हांस होगी, कैपेबिलिटी इंक्रीज होगी, तो उस केस में आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, आप में काबिलियत आएगी, तो आप ज़्यादा वर्क करेंगे। आप ज़्यादा वर्क करेंगे तो जीडीपी क्रिएट होगी, मतलब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज होगी। अगर ऐसा होगा तो जीडीपी इंक्रीट करेगी, जीडीपी इंक्रीट करेगी तो इकोनॉमी आपकी इंक्रीज करेगी, है ना। तो बेसिकली ऐसी चीज़ों में खर्च हो जो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी क्रिएट कर रहे हो, है ना। अब अगर मैंने अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया, आपको बेरोजगारी भत्ता दे रही हूँ, तो गवर्नमेंट का खर्चा तो हुआ भाई, रेवेन्यू जो टैक्स मैंने आपसे लिया था उसी रेवेन्यू से तो मैं आपको एक्सपेंडिचर करूंगी, और एक्सपेंडिचर के फॉर्म में मैंने क्या कह दिया, मैंने कह दिया कि मैं आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस बांटूंगी, बेरोजगारी भत्ता, सबके अकाउंट में 2-3 हज़ार रुपये आ जाएंगे। अब अगर गवर्नमेंट आपको ये ऑफर दे रही है तो क्या वो एक्सपेंडिचर सही है, जस्टिफाइड है? नहीं जस्टिफाइड है। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर ही नहीं है, उससे कोई बेनिफिट नहीं आने वाला है। उससे जब हम पब्लिक एक्सपेंडिचर का इफेक्ट पढ़ते हैं तो वहाँ पे होता है प्रोडक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ा है, तो वहाँ पे एक चीज़ आती है एबिलिटी टू वर्क एंड सेव इन्वेस्ट। खर्चा ऐसा होना चाहिए जिससे आपकी एबिलिटी, काम करने की काबिलियत बढ़े, है ना, वर्क सेव एंड इन्वेस्ट। दूसरा आता है विलिंगनेस टू वर्क सेव एंड इन्वेस्ट, मतलब काम करने की चाहत भी बढ़े। हम आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, है ना, तो इससे क्या होता है कि आपकी विलिंगनेस, हम और काम करेंगे और काम करेंगे, है ना, विलिंगनेस बढ़ेगी। लेकिन अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस बांटेंगे, फ्री में आपको पैसे देंगे, आपके अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं, तो आप में काम करने की चाहत थोड़ी बढ़ेगी। बिना काम के भी आपको आपके अकाउंट में 5,000 रुपये आ जाएंगे, तो आप क्यों काम करेंगे? पर खर्चा तो गवर्नमेंट का हो गया, टैक्सेस से हुआ, तो वो एक्सपेंडिचर जस्टिफाइड नहीं है। तो इंक्रीज इन प्रोडक्टिव एफिशिएंसी का मतलब यही हुआ कि प्रोडक्टिव कैपेसिटी, प्रोडक्शन बढ़े उससे, है ना। और उसमें हम कह सकते हैं इंप्रूविंग ऑर्गेनाइजेशन और प्रोडक्शन। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं जिनसे प्रोडक्शन प्रोसेस इंक्रीज कर रहा है, जब भी बात आप प्रोडक्शन प्रोसेस की करिए तो आप उसको तुरंत रिलेट करिए जीडीपी से, क्योंकि प्रोडक्शन हो रहा है, इसका मतलब चाहे गुड्स में प्रोडक्शन हो रहा है, चाहे सर्विसेज में प्रोडक्शन होगा, है ना। तो अगर ये इन सब में प्रोडक्शन होगा तो आपकी जीडीपी इंक्रीज करेगी, जीडीपी इंक्रीज करेगी, मतलब इकोनॉमी की हेल्थ अच्छी है, आपकी इकोनॉमी ग्रूम कर रही है ना। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपेंडिचर करना चाहिए। अब यहाँ पे इसको समझिएगा, आप इसको इन टेस्ट को सिर्फ पढ़िए नहीं, प्रैक्टिकली अप्लाई करिए। आपकी गवर्नमेंट, मान लीजिए रनिंग गवर्नमेंट चलते हैं, हम उस पर ही सोचिए इन चीज़ों को। मान लो कि अगर आपकी गवर्नमेंट है, ठीक है, कोई भी पार्टी हो, कोई भी गवर्नमेंट है, अब वो कहती है कि हम पैसे क्या करेंगे, जो भी एक्सपेंडिचर से जो पैसे रेवेन्यू से हमारे क्रिएट हुए हैं, उस पैसे को हम इन्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट कंपनीज़ में, ठीक है। अब उस पैसे को मैंने 5 करोड़ रुपए गवर्नमेंट कंपनीज़ पे इन्वेस्ट किया। अब वो गवर्नमेंट कंपनी 5 करोड़ का इस्तेमाल करके लॉस में जा रही है, ठीक है। दूसरी साइड उन्हीं पैसे को, जो रेवेन्यू आपसे जनरेट की थी, उसी में से 5 करोड़ रुपए मैंने एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन या ऐसे सेक्टर को दिया जो उस 5 करोड़ का 10 करोड़ बना के तैयार कर रहा है, प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। तो बेटर एक्सपेंडिचर आप किसे कहेंगे? बेटर एक्सपेंडिचर इसे कहेंगे जिससे प्रोडक्शन इंप्रूव हो रहा है। तो कहने का मतलब कि आपको उन रिसोर्सेज को, जो पैसा आपने पाया है, रेवेन्यू जो टैक्स के फॉर्म में लिया, उसका एक्सपेंडिचर कैसे करना है। एक्सपेंडिचर अगर आप कर रहे हैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जिससे प्रोडक्शन इंप्रूव कर रहा है, वो फायदे दे रही है, तो वो एक्सपेंडिचर जस्टिफाइड है। ऐसा मैं और आप नहीं कह रहे हैं, ऐसा डॉल्टन ने कहा था, राइट। तो वो प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज को अचीव कर रही है। हम इसलिए तो नहीं पैसे दे सकते कि गवर्नमेंट एजेंसी चाहे वो लॉस कर रही है, पर लॉस वो कर किसका पैसा रही है? आप ही का तो पैसा कर रही है। अगर वो हर बार लॉस कर रही है और हम हर बार रेवेन्यू के पैसे से एक्सपेंडिचर करके हम उस गवर्नमेंट कंपनीज पे डाल रहे हैं, उस पर खर्चे कर रहे हैं, और वो प्रॉफिट जनरेट नहीं करे, तो वो एक्सपेंडिचर आपका वेस्ट जा रहा है, राइट। जो टैक्स के फॉर्म में हमने पैसे लिए वो बेकार जा रहे हैं। तो ये चीज़ पे हमें फोकस करना है। और उन्होंने कहा अवॉइडिंग वेस्ट एंड मिस डायरेक्शन ऑफ रिसोर्सेज। जो भी मिस डायरेक्शन ऑफ रिसोर्सेज बेसिकली यही मीनिंग देता है कि जहाँ पे रिसोर्सेज का वहीं आप इस्तेमाल करो जिसका उसका फ़ायदा मिल रहा है। ऐसी जगह पैसे मत लगाइए, ऐसी जगह खर्चे मत करिए जिसका कोई, मैंने कह दिया मैं कर्जा माफ़ी कर रही हूँ, सभी के बिल माफ़ कर दूंगी। तो अगर मैंने सबके बिल माफ़ कर दिए तो उससे रेवेन्यू जनरेट होने वाली थी, वो बिल कहीं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जाता। अगर मान लीजिए मैंने बिजली के बिल माफ़ किए तो वो बिजली का जो पैसा था वो किसका था? वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का था। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट किसकी थी? गवर्नमेंट की थी। तो आपने क्या कहा? आपने आपको माफ़ किया, हमने आपको माफ़ किया, और दूसरी साइड हमने अपनी एक यूनिट को लॉस में लिया, और वही पैसे हम कहाँ पे ले आ रहे हैं? उस यूनिट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली हमने वेस्ट ही तो किया है रिसोर्सेज का। तो हमें रिसोर्सेज को सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करना है, वेस्टफुल डायरेक्शन में इन्वेस्ट नहीं करना है, जहाँ से उससे काम निकले, जहाँ से उससे कुछ एडवांटेज हो। जैसे मैंने एक स्किल कोर्स करवा दिया, मैंने कहा है कि स्किल डेवलपमेंट का कोर्स कराइए, सबको स्किल ओपन कराइए। अब जब मैंने स्किल किया तो लोगों में काबिलियत बढ़ रही है। आप
कौशल विकास, जैसे आप में कोई तो काबिलियत होगी, आप उसे इन्हांस करेंगे तो आप थोड़ा बड़ा काम करना शुरू करेंगे। अगर आपने एक हैंडमेड ही टोकरी और कुछ बनाना शुरू किया तो आपने गुड्स प्रोड्यूस किया जिसकी डिमांड होगी, जब गुड प्रोड्यूस हुआ तो जीडीपी क्रिएट हुई आपकी, राइट। तो बेसिकली हमें रिसोर्सेज का सही जगह इस्तेमाल करना है। तो अगर ऐसी जगह पे आपका एक्सपेंडिचर जा रहा है जिससे सही डायरेक्शन मिल रहा है, कहाँ करना चाहिए, कितना करना चाहिए, वेस्ट तो नहीं हो रहा, तो वो एक्सपेंडिचर सही एक्सपेंडिचर प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज को अचीव कर रही है। इंक्रीजिंग पर कैपिटा प्रोडक्शन, पर कैपिटा प्रोडक्शन का मतलब समझिएगा, पर कैपिटा मतलब प्रति व्यक्ति प्रोडक्शन, तो प्रति व्यक्ति प्रोडक्शन क्या हो रहा है ना, प्रति व्यक्ति आय हम निकालते, पर कैपिटा इनकम निकालते हैं, तो वैसे प्रति व्यक्ति प्रोडक्शन क्या हो रहा है, तो ये कैसे निकलता है, ये बढ़ना चाहिए, मतलब हर व्यक्ति के थ्रू कुछ ना कुछ प्रोडक्शन हो रहा है, ऑन एन एवरेज प्रोडक्शन हो रहा है वो ज़्यादा हो, ये होना चाहिए। आपका एक्सपेंडिचर ऐसा होना चाहिए कि पर कैपिटा प्रोडक्शन बढ़े, हर लोगों का प्रति व्यक्ति प्रोडक्शन इंक्रीज हो, ऑन एन एवरेज प्रोडक्शन इंक्रीज करे। अब ये निकलता है कैसे, बेसिकली ये निकलता है कि आपकी जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, एक फॉर्मूला की तरह निकलता है कि टोटल जीडीपी इतनी रही और हमारी नंबर ऑफ पॉपुलेशन इतनी रही, तो डिवाइड कर दी तो पर कैपिटा प्रोडक्शन निकल के आ गई। क्लियर है कि ऑन एन एवरेज एक पर्सन इतना प्रोडक्शन कर रहा है, तो ये बढ़ना चाहिए। अब ये कैसे बढ़ेगा, जब आप में स्किल आएगी, जब आप में कैपेबिलिटी आएगी, जब हम आपको ग्रूम करेंगे, बीइंग एन इंडिविजुअल पर्सन ग्रूम करेंगे, ना कि हम माफ़ी करेंगे, है ना कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस बांटेंगे, ना हम फ्री में सब चीज़ें बांटेंगे, तो काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो आप इस तरह टेस्ट पे इसको जस्टिफाई करिए। देन तीसरा क्या आ गया, पहला नेशनल सिक्योरिटी पे खर्चा कर रही है तो बिल्कुल सही एक्सपेंडिचर है, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज को अचीव करे। दूसरा प्रोडक्शन पे इंक्रीज कर रही है, प्रोडक्शन को इंप्रूव कर रही है, उस पर खर्चा कर रही है तो भी जस्टिफाइड है। और तीसरा क्या है, इंप्रूवमेंट इन डिस्ट्रीब्यूशन, खर्चा ऐसे करे कि डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब रिच एंड पुअर, है ना, ये जो ऐसा ना कि एक सेक्टर को जा रहे हो एक सेक्टर को पैसा ना जा रहा हो, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन सही होना चाहिए। तो टैक्सिंग द रिच एंड स्पेंडिंग ऑन पुअर, तो आपका ऐसा होना चाहिए कि टैक्सेशन आप जो लगा रहे हैं वो ज़्यादा आप कैसे लगाएं, आप लगाएं अमीरों पे ज़्यादा लगे, और जो गरीब हैं उन पे खर्चा ज़्यादा हो, फ्री राइडर्स यहाँ पे जनरेट हो जाते हैं ना, फ्री राइडर्स पे काम हो सके। तो इसके लिए हमारी टैक्स सिस्टम बहुत अच्छी है, हमारी टैक्स सिस्टम प्रोग्रेसिव टैक्स एक्सपेंडिचर या प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम को फॉलो करती है। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम क्या कहती है, जैसे जैसे टैक्स बेस बढ़ेगा, इनकम बढ़ रही है, वैसे वैसे टैक्स रेट भी बढ़ेगा। आपकी ज़्यादा इनकम आप ज़्यादा टैक्स दो, आपकी इनकम कम है आप कम टैक्स रेट दो। तो हमारा जो टैक्स स्लैब है ना वो प्रोग्रेसिव टैक्स स्लैब को फॉलो करता है। तो इससे बट ऑब्वियसली बात है, आप ज़्यादा कमा रहे हो ज़्यादा टैक्स दो, इसका मतलब आप रिच ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा टैक्स दे रहे हो। तो बट ऑब्वियसली बात है कहीं ना कहीं हम ये काम करते हैं, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन में इक्वालिटियाँ लानी है हमें। और क्या करना है, कंबैटिंग ट्रेड साइकिल एंड अचीविंग इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। जो ये आपका जैसे डिप्रेशन का टाइम आ गया, बूम पीरियड आ गया, ये जो हमारे ट्रेड साइकिल्स में फ्लक्चुएशंस होते हैं ना, इनको कम कर सकें, है ना, इतनी फ्लक्चुएशंस को इसको कम कर सकें, और जिससे कि हमारी इकोनॉमी क्या हो, स्टेबलाइज हो, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन ये सब सिनेरियोस को हम मिनिमाइज कर सकें। ऐसे तरीकों पे अगर हम खर्चे कर रहे हैं तो बिल्कुल वो जस्टिफाइड है। क्लियर है। तो ये 3 टेस्ट डॉल्टन ने दिए थे। अगर इन 3 टेस्ट के बेसिस पे हम ये चेक करते हैं कि अगर आपने ऐसे खर्चे किए, इसका मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज को अचीव किया जा रहा है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।